हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड की बुक पैनोरमा पार्ट सेकेंड से एक बहुत ही प्यारी कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड और जिसको एलेक्जेंडर पोप ने लिखा हुआ है। ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड का मतलब होता है पोएम यानी कि कविता। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकाकीपन या अकेलापन। तो इसका मतलब हो जाएगा अकेलेपन पर लिखी गई कविता या एकाकीपन पे लिखी गई कविता। आइए अब हम लोग एलेक्जेंडर पोप यानी कि जो इस कविता के पोएट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एलेक्जेंडर पोप 1688 to 1744 was one of the greatest satirists of the early 18th century. एलेक्जेंडर पोप, जिनका जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था और जिनकी डेथ यानी कि मृत्यु 1744 ईस्वी में हुआ था। अर्ली 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में ये महान व्यंग्यकारों में से एक थे। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है महान या बड़े, सटारिस्ट व्यंग्यकार, तो महान या बड़े व्यंग्यकारों में से एक थे एलेक्जेंडर पोप। ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक, वो एक आलोचक भी थे। क्रिटिक का मतलब आलोचक होता है। बट ही इज रिमेम्बर्ड चीफली एज अ सटारिस्ट, लेकिन वो मुख्य रूप से, चीफली का मतलब मुख्य रूप से व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं। दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रेप ऑफ द लॉक, द डनसीड एंड द एपिटेस। दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री, उनकी कविता का यह गुण, उनकी कविता लिखने का यह स्वभाव। वेन का मतलब होता है गुण या स्वभाव। तो एलेक्जेंडर पोप का क्या स्वभाव था? वो सटारिस्ट थे, तो सटारिकल उनका काम था, यानी व्यंग करना उनका काम था। तो वही कह रहा है कि कविता का यह गुण इस बेस्ट एक्सप्रेस्ड, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस्ड किया गया है, बताया गया है, दर्शाया गया है। एक्सप्रेस्ड मतलब बताया गया, दर्शाया गया है। कहाँ पर? द रेप ऑफ द लॉक, द डनसीड एंड द एपिटेस, ये तीनों उनकी रचनाएं हैं और इसमें उनके कविता का यह स्वभाव, यह गुण अच्छी तरीके से व्यक्त किया गया है, दर्शाया गया है। Two of his other famous works are Essay on Criticism and Essay on Man. तो उनकी दो और प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, वर्क्स मतलब रचनाएं। तो दो और रचनाएं हैं जिसका नाम है एसे ऑन क्रिटिसिज्म और दूसरा है एसे ऑन मैन। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टोटल एलेक्जेंडर पोप की 5 रचनाओं का नाम दिया गया है। पहला है द रेप ऑफ द लॉक, द डनसीड, द एपिटेस, एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड लास्ट है एसे ऑन मैन। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि जब ये कविता ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखी गई थी तब एलेक्जेंडर पोप की एज मात्र 12 वर्ष की थी, यानी कि सिर्फ ये 12 ईयर्स के थे। ये कविता 1700 ईस्वी में लिखी गई थी और उस समय एलेक्जेंडर पोप की एज मात्र 12 वर्ष थी। ओड इज ए पोएम addressed to a person or an object। अब यहाँ पे ओड के बारे में बताया जा रहा है कि ओड है क्या। ओड इज अ पोएम, ओड एक कविता है। addressed to a person, addressed का मतलब होता है संबोधित करती है, किसको? अ पर्सन, एक व्यक्ति को, और एन ऑब्जेक्ट या किसी चीज को संबोधित करती है। तो ओड एक कविता है जो कि किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को संबोधित करके लिखी जाती है। द ग्रीक वर्ड ओड meant a choric song generally accompanied by dance। द ग्रीक वर्ड ओड, अब यहाँ पे ओड ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो ग्रीक भाषा का यह शब्द ओड, इसका मतलब होता है अकोरिक सॉन्ग। कोरिक सॉन्ग का मतलब होता है किसी मंडली के साथ एक साथ समूह में गाया गया गान या गीत।
तो किसी मंडली के द्वारा गाया गया गीत है। जनरली अकम्पनीड बाई डांस, जनरली यानी कि आम तौर पे, अकम्पनीड यानी कि के साथ, बाई डांस जो कि डांस के साथ गाया जाता है। तो ग्रीक भाषा का ओड शब्द का मतलब होता है मंडली के द्वारा गाया गया सामूहिक गान जो कि आम तौर पे डांस के साथ गाया जाता है। The term is presently used to refer to long, meditative lyric poems that in dignified manner address a noble subject. The term is presently used. The term का मतलब होता है ओड शब्द, यानी ओड शब्द जो है प्रेजेंटली यूज्ड, वर्तमान में इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? टू रेफर टू लॉन्ग, ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए, लंबे, टू लॉन्ग, मेडिटेटिव यानी कि चिंतनशील, लिरिक पोएम्स यानी कि गीत वाली कविता जो कि लंबी हो, चिंतनशील हो और गीत वाली कविता के रूप में इसको दर्शाने के लिए वर्तमान में इसका प्रयोग किया जाता है। दैट इन डिग्निफाइड मैनर, जो कि, दैट का मतलब होता है जो कि, इन डिग्निफाइड मैनर, सम्मानजनक तरीके से, डिग्निफाइड का मतलब होता है सम्मानजनक और मैनर का मतलब होता है तरीका, तो सम्मानजनक तरीके से क्या करती है? एड्रेस करती है, संबोधित करती है किसको? अ नोबेल सब्जेक्ट को, महत्वपूर्ण विषय को। नोबेल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, सब्जेक्ट विषय को, जो कि महत्वपूर्ण विषय को सम्मानजनक तरीके से संबोधित करती है। तो ये ग्रीक भाषा का जो ओड शब्द है ना, ये वर्तमान समय में लंबे और चिंतनशील गीत वाली कविता के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, जो कि डिग्निफाइड मैनर, जो कि सम्मानजनक तरीके से एक महत्वपूर्ण विषय को संबोधित करती है, बताती है। इन द प्रेजेंट पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉस अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ अ हैप्पी मैन। इन द प्रेजेंट पोएम यानी कि ये जो वर्तमान कविता दी गई है ओड ऑन सॉलिट्यूड, इसमें द पोएट ड्रॉस, कवि जो है ना वो चित्रित करता है, ड्रॉस मतलब चित्रित करता है, ब्यूटीफुल पिक्चर, एक बहुत ही प्यारी तस्वीर को चित्रित करता है, किसकी? ऑफ अ हैप्पी मैन, ये एक सुखी व्यक्ति की बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी तस्वीर को इस कविता में कवि चित्रित करता है, दर्शाता है, बताता है। आइए अब हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं। Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. विश का मतलब होता है इच्छाएं, केयर मतलब चिंताएं, पैटर्नल मतलब होता है पैतृक, जो बाप दादाओं से विरासत के रूप में हमें प्राप्त होती है। एकर्स, ये जमीन नापने की एक माप है। बाउंड का मतलब होता है बंधी हुई या सीमित। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। नेटिव यानी कि जन्मभूमि। ऑन ग्राउंड यानी कि अपने ही धरती पर। तो इस स्टांजे में कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि वह मनुष्य भाग्यशाली है, वह मनुष्य बहुत ही सुखी है जिसकी इच्छाएं और जिसकी चिंताएं सीमित है, वो थोड़े से ही में संतुष्ट है, जिसको अपने बाप दादाओं से विरासत के रूप में कुछ ही एकड़ जमीन मिली हुई है, जो अपनी ही धरती पर, अपनी ही मातृभूमि में सांस लेकर संतुष्ट है, जो अपनी ही धरती पर रहता है और अपनी ही मातृभूमि में सांस लेकर संतुष्ट रहता है, जिसकी इच्छाएं कम है, जिसकी चिंताएं कम है, सीमित है, और जिसको अपने ही बाप दादाओं से विरासत में कुछ ही एकड़ जमीन मिली हुई है, उतने ही में वो संतुष्ट है। यानी उसके अंदर कोई लालच नहीं है, कोई और चाह नहीं है, बहुत ज़्यादा कि उसके अंदर चाह नहीं है, वो थोड़े से ही में संतुष्ट है। जो संपत्ति विरासत के रूप में उसको बाप दादाओं से मिली है, उसी में वो संतुष्ट है। अपनी मातृभूमि में रहता है, वो अपनी ही धरती पे रहता है, अपनी ही धरती पे सांस लेता है और वो संतुष्ट है। वही मनुष्य क्या है? सुखी है। वही मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली है। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। हुस हर्ट्स विथ मिल्क, हुस फिल्ड विथ ब्रेड,
whose flocks supply him with attire, whose trees in summer eld him shade, in winter fire. हर्ड्स का मतलब होता है मवेशी यानी कि गाय भैंस। फील्ड्स का मतलब होता है खेत खलिहान। ब्रेड का मतलब होता है यहाँ अनाज। फ्लॉक्स का मतलब होता है भेड़ बकरी। अटायर का मतलब होता है पोशाक या वस्त्र। एल्ड का मतलब होता है प्रोवाइड करना यानी कि प्रदान करना। तो इस स्टैंजे में कवि कहते हैं वह मनुष्य, वह व्यक्ति सुखी है, वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसकी मवेशी, जिसके गाय भैंस उसको दूध प्रदान करते हैं, जिसके खेत खलिहान उसको अनाज प्रदान करते हैं, जिससे उसे रोटी प्राप्त होती है, जिससे उसे भोजन प्राप्त होता है। और वह मनुष्य, वह इंसान बहुत ही भाग्यशाली है, सुखी है, जिसकी भेड़ें उसको ऊन प्रदान करती है जिससे कि उसके कपड़े तैयार होते हैं। और वह मनुष्य सुखी है जिसके बाग बगीचे उसको तपती दोपहरी में, गर्मी में छाया प्रदान करते हैं। और वही पेड़ ठंडी में लकड़ियां देते हैं जिसको जलाकर हमें गर्मी मिलती है। तो वही इंसान सुखी है। यानी कि जो इंसान के पास अपने बाप दादाओं की विरासत मिली हुई है और उसकी गाय भैंसे उसको दूध देती है, उसके खेत से अनाज निकलता है जिससे उसका रोजी रोटी यानी कि उसका गुजारा होता है, और जिसकी भेड़ें उसको ऊन प्रदान करती है जिससे उसके वस्त्र तैयार होते हैं। पेड़ बाग बगीचे उसको गर्मी में छाया प्रदान करते हैं और ठंडक में लकड़ियां देते हैं जिसको जलाकर वो अपनी ठंडक को मिटाता है यानी कि वो गर्माहट पाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजे की ओर बढ़ते हैं। Blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away, in health of body, peace of mind, quiet by day. Blessed का मतलब होता है blessed यानी कि धन्य। अनकंसर्नली का मतलब होता है बेफिक्र होकर यानी चिंता मुक्त तरीके से। स्लाइड सॉफ्ट अवे, स्लाइड मतलब होता है गुजर जाना, बीत जाना। सॉफ्ट अवे यानी बहुत ही आराम तरीके से, आराम से गुजर जाता है, बीत जाता है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, शारीरिक रूप से स्वस्थ। पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति। क्वाइट बाई डे, निश्चिंतता से दिन प्रतिदिन। तो इस स्टांजे में कवि हमसे बताना चाह रहा है कि धन्य है वह व्यक्ति, सुखी है वह व्यक्ति, वह मनुष्य जिसके पास पर्याप्त समय है, जो चिंता से मुक्त तरीके से यानी कि बेफिक्र होकर घंटे, दिन और साल को बहुत ही आराम तरीके से बीतते हुए देखता है। जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, जिसका शरीर हर रोग दुख से मुक्त है, उसके शरीर में कोई दुख नहीं है। पीस ऑफ माइंड, जिसके माइंड में, मस्तिष्क में शांति है यानी कि मानसिक रूप से वो शांत है। क्वाइट बाई डे, और जिसके दिन निश्चिंतता पूर्वक दिन प्रतिदिन गुजरते जाते हैं, बीतते जाते हैं, वह मनुष्य धन्य है। वह मनुष्य सुखी है जिसके पास पर्याप्त समय है, जो निश्चिंत है, बेफिक्र है, चिंता से मुक्त है और घंटे, दिन और साल को आराम से गुजरते हुए देख पाता है। जो शारीरिक रूप से हर दुखों से मुक्त है, हर रोगों से स्वस्थ है, वो कोई भी उसको रोग नहीं है, कोई भी उसको दुख तकलीफ नहीं है शरीर में, और न ही उसके मस्तिष्क में कोई अशांति है, वो मानसिक रूप से भी शांत है और जिसके दिन निश्चिंतता में आराम से बीत जाते हैं, वह मनुष्य धन्य है, वह मनुष्य सुखी है। Sound sleep by night, study and ease together mixed, sweet recreation and innocence which most does please with meditation. साउंड स्लीप यानी कि चैन की नींद, गहरी नींद। बाई नाइट, रात के समय में। स्टडी एंड एस, पढ़ाई और आराम। टुगेदर मिक्स्ड, एक साथ मिले हुए हैं। स्वीट रिक्रिएशन, मधुर मनोरंजन। इनोसेंस, मासूमियत। प्लीज, खुश करना, प्रसन्न होना। मेडिटेशन, मनन चिंतन। इस स्टांजे में कवि हमसे बताना चाह रहे हैं कि वह मनुष्य सुखी है,
वह मनुष्य खुशहाल है जिसको रात के समय में चैन की नींद आती है, यानी कि बहुत गहरी नींद में सोता है। स्टडी एंड एस, जो कि मेहनत करता है और आराम करता है। टुगेदर मिक्स्ड, और मेहनत और आराम दोनों को बैलेंस में लेकर चलता है। सिर्फ दिन भर वो मेहनत ही नहीं करता है या दिन भर वो आराम नहीं करता है, बल्कि मेहनत और आराम दोनों में बैलेंस करके चलता है। जितना वो मेहनत करता है उतना वो आराम करता है। स्वीट रिक्रिएशन, और जो कि मधुर मनोरंजन का लुफ्त उठाता है, मजा लेता है, आनंद उठाता है। एंड इनोसेंस, और वह मनुष्य मासूम है। छल कपट ईर्ष्या द्वेष डाह ये सबसे दूर है। उसका मन बिल्कुल साफ है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है। वो मनुष्य सुखी है। विच मोस्ट डस प्लीज विथ मेडिटेशन, और वो अपने मन की शांति के लिए या मन को खुश करने के लिए ध्यान मग्न होकर मेडिटेशन करता है, मनन चिंतन करता है। वह मनुष्य सुखी है, वह मनुष्य खुशहाल है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट का स्टैंजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कि इसमें कवि की चाह क्या है, कवि क्या चाहता है। Thus let me live unseen unknown, thus unlamented let me die, still from the world and not a stone tell where I lie. Unseen अनदेखा, unknown अनजाना, unlamented यानी शोक नहीं मनाना, विलाप नहीं मनाना, still यानी चुपचाप। कवि की इच्छा है कि लेट मी लीव, मुझे ऐसे जीने दो, अनसीन अनदेखा, अननोन अनजाना, मुझे ऐसे जीने दो कि किसी ने मुझे देखा नहीं हो, किसी ने मुझे जाना नहीं हो, यानी कि बिल्कुल अनजान रूप से मुझे जीने दो, अनदेखा रूप से मुझे जीने दो। मुझे सबको नहीं दिखाना है कि मैं कौन हूँ, सबको ये नहीं जनाना है कि मैं कौन हूँ। तो इस तरह से अनजाना बन के मैं इस दुनिया में जीना चाहता हूँ। दस अनलिमिटेड लेट मी डाई, और मुझे ऐसे मरने दो कि कोई मेरे लिए शोक न मनाए, कोई मेरे लिए विलाप न करे, कोई मेरे लिए रोए नहीं। मैं ऐसे मर जाना चाहता हूँ। स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं ऐसे दुनिया से चुपचाप चला जाना चाहता हूँ। एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, और एक पत्थर भी ये न बता सके कि मैं कहाँ पर हूँ। तो आपने देखा होगा कि क्रिश्चियनिटी में एक समाधि बनती है मरे हुए लोगों के लिए, जिस पे एक पत्थर लगा होता है, और उस पत्थर पे मरे हुए लोगों का जन्म, अता पता और उनकी मृत्यु सब कुछ यहाँ पे अंकित होता है। तो कवि की ये इच्छा है कि मैं ऐसे मरूं कि मेरे लिए कोई रोने वाला ना हो, कोई शोक न करे, कोई विलाप न करे, और मैं दुनिया से चुपचाप चला जाना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मेरे लिए एक कोई समाधि भी न बने, और समाधि पर कोई एक पत्थर ये न बता सके कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। तो कवि की ये इच्छा है, बिल्कुल अनजाना अनदेखा जीवन जीना चाहता है, और जब वो मरे तो बिल्कुल उसके लिए कोई रोए नहीं, कोई शोक न मनाए, और इस दुनिया से चुपचाप चला जाना चाहता है, बिल्कुल अनजान तरीके से। और वो चाहता है कि मेरे मरने के बाद इवन एक पत्थर भी, एक समाधि भी न बनाई जाए, और उस समाधि में इसका कोई भी परिचय ना लिखा जाए। बिल्कुल अनजाना बन के ये दुनिया से चुपचाप चला जाना चाहता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कविता अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और कविता को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक की प्रैक्टिसिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।